और बात कर लेते हैं फाइनल जंग की, क्योंकि आईपीएल में 2 क्वालिफायर मैच के बाद अब फाइनल की बारी है। पंजाब की टीम दूसरे क्वालिफायर में मुंबई को पटखनी देकर फाइनल में जगह बना ली है। पंजाब किंग्स ने दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है और इससे पहले 2014 में पहली बार पंजाब ने आईपीएल का फाइनल खेला था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब उसका सामना आरसीबी से होगा, जो खुद खिताब नहीं जीत सकी। यानी अब आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा। कौन होगा वो चैंपियन, इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। जो खुद की तकदीर लिखने का हौसला रखते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। आज ये बात इसलिए क्योंकि आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने वो कर दिखाने की ओर कदम बढ़ा दिया है जो शायद अच्छे ना कर सके। पिछले सीजन में केकेआर को चैंपियन बनाया और अब पंजाब को उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जिम्मा सौंपा गया था। श्रेयस अय्यर ने मुंबई को वो जख्म दिया जो आज तक पहले कभी नहीं मिला। क्वालिफायर 1 में हार के बाद पंजाब के प्रिंस ने किसी जख्मी शेर की तरह पलटवार किया और शिकार बनी मुंबई इंडियंस की टीम। क्या रहा मैच का टर्निंग पॉइंट, जिसने मुंबई के मुंह से जीत छीन ली? एक समय तक पंजाब की टीम मुंबई से पिछड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन पंजाब किंग्स को जीत के लिए 8 ओवर में 95 रन की जरूरत थी। पंजाब की पारी का 13वां ओवर मुंबई इंडियंस की तरफ से रीस टॉपले लेकर आए। यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बना। श्रेयस अय्यर ने ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 3 छक्के जड़ दिए। उन्होंने छक्कों की हैट्रिक लगा डाली। इस ओवर में कुल 19 रन आए और यहीं से मैच धीरे धीरे पंजाब की ओर झुकना शुरू हो गया था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 204 रन के टारगेट को चेज करने में अहम भूमिका निभाई और आखिरी में छक्का लगाकर जीत हासिल की। अब फाइनल में सामने बेंगलुरु की टीम है, जो पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने के लिए बेकरार है। लेकिन क्या ये बेंगलुरु के लिए आसान होने वाला है? क्योंकि पंजाब की टीम मौजूदा वक्त में चैंपियन की तरह खेल रही है। दूसरी तरफ जब से एमपी के रहने वाले पाटीदार को आरसीबी का कप्तान बनाया गया, ऐसा लग रहा है मानो आरसीबी की किस्मत ही बदल गई। पहले टॉप 2 में क्वालिफाई किया और अब फाइनल की ट्रॉफी जीतने के मजबूत दावेदार बन गए। लेकिन आंकड़े जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल इतिहास में पहली बार वो रोमांच देखने को मिलेगा जो कभी ना देखा हो, क्योंकि दोनों टीमों के आंकड़े गजब के। आईपीएल की शुरुआत से अब तक दोनों टीमें यानी बेंगलुरु और पंजाब 36 बार आमने सामने हुई, जिसमें आरसीबी को 18 मैच में जीत मिली, तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम को भी 18 मैचों में जीत मिली। आईपीएल के ओवरऑल आंकड़े में दोनों टीमें बराबर पर हैं, लेकिन इस साल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम एक कदम आगे। इस सीजन में बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बेंगलुरु ने 2 मैच में जीत हासिल की है, तो वहीं पंजाब 1 मैच में जीत का स्वाद चख सकी है। इस सीजन में बेंगलुरु पहले क्वालिफायर मैच में पंजाब को हराकर फाइनल में पहुंची थी। ऐसे में पंजाब फाइनल जीतकर बदला लेना चाहेगी। पंजाब के पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। पंजाब की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 16 मैच में 175.80 की स्ट्राइक रेट और 54.82 की औसत से 603 रन बनाकर आईपीएल 2025 में बल्लेबाजी की लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। तो वहीं पंजाब के प्रभसिमरन सिंह ने 16 मुकाबले में 163.43 की स्ट्राइक रेट और 32.69 की औसत से 523 रन ठोक डाले। दूसरी तरफ गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने 16 मैच में 8.79 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए, तो वहीं पंजाब के मार्को यानसेन ने 14 मैच में 9.20 की इकोनॉमी से 16 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। मतलब साफ है कि पंजाब के पास गेंदबाज और बल्लेबाजी की कमी नहीं है। प्रियांश आर्या भी गजब खेल रहे हैं, तो वहीं बेंगलुरु के बल्लेबाज और गेंदबाजों का प्रदर्शन पंजाब के खिलाड़ियों से एक कदम आगे। रन मशीन विराट कोहली ने 14 मैच में 146.53 की स्ट्राइक रेट और 55.82 की औसत से 614 रन बना डाले, तो वहीं फिल सॉल्ट ने 12 मैच में 175.90 की स्ट्राइक रेट और 35.18 की औसत से 387 रन बनाए। आरसीबी के गेंदबाज भी पंजाब से एक कदम आगे। जोश हेजलवुड ने 11 मैच में 8.30 की इकोनॉमी से 21 विकेट निकाले, तो वहीं कुणाल पांड्या ने 14 मैच में 8.61 की इकोनॉमी से 15 विकेट चटकाए। भुवनेश्वर कुमार भी गजब ढा रहे हैं। भुवी ने 13 मैच में 9.27 की इकोनॉमी से 15 विकेट चटकाए।
ये आंकड़े कह रहे हैं कि आरसीबी एक कदम आगे है और एमपी के पाटीदार जब से कप्तान बनाए गए हैं तब से किस्मत भी साथ है। हालांकि श्रेयस अय्यर को पता है कि फाइनल की ट्रॉफी कैसे उठाई जाती है, लेकिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन में आरसीबी 20 नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुख्यधारा से जुड़ता है तभी सच्चा समावेश होता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उन करोड़ों लोगों की सुध ली है जिन्हें दशकों तक नजरअंदाज किया गया। ये कहानी है उनके सशक्तिकरण की, श्रमिकों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों और वंचितों की, जो अब देश की विकास यात्रा में भागीदार हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। ये कहानी है सेवा की, ये कहानी है समर्पण की, ये कहानी है उस सुलझे हुए नजरिए की जिसने संवैधानिक हक को हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। ये कहानी है बीते 11 सालों में आए अभूतपूर्व बदलाव की। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संकल्पों की। पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या गरीबों को बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की योजनाएं, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के सबसे गरीब व्यक्ति के मन में भी सम्मान और सुरक्षा की भावना भर दी है। 11 साल पहले गरीब सिर्फ आंकड़ों में गिने जाते थे, लेकिन वक्त का पहिया इन 11 सालों में तेजी से घूमा। जनधन हो या उज्ज्वला, आयुष्मान हो या पीएम आवास योजना, गरीब अब सिर्फ लाभार्थी नहीं है बल्कि सम्मानित नागरिक बन चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं है बल्कि सोच का है, शासन की भावना को सेवा में बदलने के नजरिए का है। जिस देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसी देश में लंबे वक्त तक एक बहुत बड़ी आबादी को दुश्वारियों में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। इसलिए जरूरत थी समावेशी विकास की, जरूरत थी हर गरीब तक उसका हक पहुंचाने की, जरूरत थी हाशिए पर खड़े हर परिवार को जीवन की गारंटी देने की। बदलाव का ये दशक एक लंबे अंतराल के बाद आया है, देश की आजादी के बहुत सालों बाद। पहली बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास के उस मॉडल को अपनाया जिसकी रूपरेखा बहुआयामी थी। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा, बैंक खाता, एटीएम कार्ड, लोन, बीमा, पेंशन।
इन जैसी बुनियादी जरूरतों को चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया गया जहां कभी वादों की आवाज तक नहीं पहुंचती थी। यानी बीते 11 सालों में हर भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की गई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने समावेशी सशक्तिकरण का वो नक्शा खींचा है जिसने विकास के नए आयामों को गढ़ा है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसे कार्यक्रम वंचित वर्गों से आने वाले युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 52 करोड़ से ज्यादा ऋणों में 51% ऋण SC, ST और OBC वर्गों के उद्यमियों को मिले हैं। यानी हर किसी के लिए बराबरी का हक, हर किसी को आजादी से जीने का हक, हर दरवाजे तक सीधी मदद। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। वक्त की मार और राजनीतिक नाकामियों ने जिस वर्ग को उठने का मौका नहीं दिया, उस वर्ग को मोदी सरकार ने न सिर्फ अवसर दिए, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी थी जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। गुजरातना कुल 8,454 लाभार्थियों पैकी 4 ने आज आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में कई क्रांतिकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने का काम किया गया है। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक हर घर जल योजना के तहत नलों से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण। PM स्वनिधि योजना के जरिए 68 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन। मोदी सरकार की इन नीतियों ने लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि आगे बढ़ने की एक नई दिशा भी दी है। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब देश ही नहीं, दुनिया महामारी की चुनौतियों से जूझ रही थी। आंकड़े बताते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता दी गई। इस चुनौती भरे वक्त में श्रमिकों के लिए विशेष सहयोग किया गया। जिन कर्मचारियों की मासिक आय 15,000 रुपए से कम थी, उनके EPF खाते में सरकार ने वेतन का 24% योगदान दिया। 2019-20 से 2024-25 के बीच EPFO ने 2.56 करोड़ श्रमिकों को 54,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी, जिस वजह से आर्थिक संकट के वक्त आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा तय हो सकी। इस दौरान मोदी सरकार के इरादों ने बदलाव की उस बयार को महसूस कराया है जिसके लिए देश के वंचित वर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। સારું આવ્યો છે અને ગીત પણ અમને મળી ગયું છે, લાઇટ મળી ગઈ છે, પાણીની વ્યવસ્થા અમારે થઈ ગઈ છે, બધું અમને કમ્પ્લીટ સુવિધા મળી છે અને હવે અમે પણ इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन 11 सालों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC/ST वर्ग को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। मौजूदा वक्त में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 2014 के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि 112 जिलों ने अपने अपने राज्य के औसत विकास स्तर को पार किया है। सरकार की नीतियों से यह तय हुआ कि बुनियादी जरूरतें जो कभी सुविधा की सियासत की भेंट चढ़ती रहीं, वो जरूरत न सिर्फ पूरी हो बल्कि हर घर तक उनकी पहुंच आसान हो। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल का जल, ये वही सुविधाएं हैं
जिन पर लंबे वक्त तक राजनीति तो हुई, लेकिन इन्हें घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कई दशकों तक अधूरी रही। लेकिन अब मोदी सरकार की अगुवाई में यह राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई मील के पत्थरों को छुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 52.22 करोड़ जन धन खाते खोले गए। लगभग 51 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया। 23.64 करोड़ लोग पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े। 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई। सौभाग्य योजना के तहत 100% इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, जबकि उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल ने सकारात्मक बदलाव का न सिर्फ एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि वंचित और गरीब तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। सरकार की ये नीति साफ करती है कि सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र दिया गया, उसका असर लोगों के जीवन पर साफ साफ दिख रहा है।